Hello friends, welcome to TEMS IE Static and we'll be discussing the UPSC previous year questions. तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़. आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस एंशियंट इंडिया से और कुछ क्वेश्चंस हमने ज्योग्राफी से उठाए थे. सो आज भी हम इसी तरीके से दो टॉपिक्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. और वही फॉर्मेट रहेगा, आई टेल यू द क्वेश्चन और उसके बाद में मैं आपको 10 सेकेंड्स का करीब टाइम दूंगी. यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन योर कॉपी और उसके बाद में आप फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं. एंड इन द एंड यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन और आप वहाँ पे अपने जो यूपीएससी का मार्क्स का फॉर्मेट रहता है +2 -2/3 करके आप टोटल अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो इट वुड हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेंटली स्पेशली. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देख रहे हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट है एग्रीकल्चरल soils release nitrogen oxides into environment. Second statement is cattle release ammonia into environment. Third statement is poultry industry release reactive nitrogen compounds into environment. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, कीवर्ड यहाँ पे क्या है? आर करेक्ट. ओके, ऑप्शंस हैं A 1 and 3 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 2 ओनली या फिर D 1 2 and 3. तो आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए. आपने अगर पहले के क्वेश्चंस किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019. समबडी सजेस्टेड कि मैं ईयर्स भी बताते जाऊं, सो मैं आपको बताते जाऊंगी. तो इसका आंसर है D 1 2 and 3. तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल सॉइल्स हैं दे कंट्रीब्यूट मोर देन 70% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है. सेकंड, कैटल जो है इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन, तो ये चीज भी सही है. और पोल्ट्री इंडस्ट्री विद एन एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ 6%. इसमें अपना रिकॉर्ड किया था टोटल नाइट्रोजन कंपाउंड्स पोल्ट्री इंडस्ट्री ने रिलीज किए थे 2016 का. ये हमारे पास डेटा है 0.415 टन्स. और ये अभी 2030 तक एंटिसिपेट किया जा रहा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो एक्सक्रीशन होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का इट विल रीच 1.089 टन्स. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ. ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी द यूएनईपी सेक्रेटेरिएट, सी यूएनएफसीसीसी सेक्रेटेरिएट या फिर डी द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. फैक्ट बेस्ड है, अगर पढ़ा है या फिर अगर पहले ये लगाए हैं तो ये आप कर सकते हैं. क्वेश्चन 2018 से आया हुआ है आपका और अटेम्प्ट कर लीजिए आप. मैं आपको टाइम दे रही हूँ 5-10 सेकेंड का. आप चाहो तो आपको ज्यादा टाइम अगर लगे, इफ यू कांट रिकॉल तो आप पॉज करके भी बता सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं. आंसर देख लेते हैं. सो आंसर इज सी. तो यूएनएफसीसीसी सेक्रेटेरिएट ने इसको लॉन्च किया था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव को 2015 में. और नेक्स्ट ईयर ही सेक्रेटेरिएट ने एक नया पिलर भी बनाया था. उसके यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स होते हैं, तो उसमें क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को भी एक सेपरेट पिलर बनाया था. और इसके अलावा जो ये न्यूट्रल एमिशंस की बात होती है, ये यूएनएफसीसी के अलावा एक और आईपीसीसी है, तो उसमें भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सो इसमें ये आईपीसीसी के अकॉर्डिंग ग्लोबल एमिशंस जो हैं दे शुड हाफ बाय 2030 और दे शुड रीच नेट जीरो बाय 2050. ठीक है, 2030 तक हाफ हो जाने चाहिए कार्बन एमिशंस और जीरो हो जाने चाहिए 2050 तक. और क्योंकि काफी ज्यादा इनिक्विटी है एमिशंस में, है ना, कुछ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, कुछ इतनी ज्यादा अभी डेवलप्ड नहीं है, तो इस वजह से सेपरेट टारगेट्स भी सेट किए हैं इसने. तो जो ओईसीडी कंट्रीज हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं उनको नेट जीरो रीच करना है बाय 2030. वैसे चाइना का टारगेट है 2040 तक नेट जीरो होना है और इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है टारगेट कि उनको नेट जीरो होना है बाय 2050. सो रिमेंबर दिस. इंडिया को कब तक होना है? 2050 तक एज पर आईपीसीसी, राइट. और इसमें मैं आपको COP 26 का भी बता देती हूँ. ये 2021 में हुआ था. वहां पे पीएम मोदी ने एक 5-fold स्ट्रेटेजी भी बताई थी, पंचामृत. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी न्यूज में था, तो कोई बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाए. एंड इट इज रिलेटेड टू दिस कार्बन न्यूट्रल थिंग. सो इसमें पंचामृत में ये 5 पॉइंट्स बताए हैं जो कि 5-fold स्ट्रेटेजी के हैं. सो फर्स्ट इज दैट इंडिया अपने नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी पे पहुंचेगा टू 500 गीगावाट. कब तक? 500 गीगावाट तक पहुंचना है 2030 तक.
दिस इज योर नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी। और एक दूसरा इसी से रिलेटेड है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स 50% करेगा बाय 2030। तो 500 गीगावाट बाय नॉन फॉसिल बाय 2030 एंड रिन्यूएबल एनर्जी से 50% ऑफ एनर्जी बाय 2030। देन जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस हैं बाय 1 मिलियन टन, तो वो अब कहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसको रिड्यूस करेगा बाय 1 मिलियन टन। तो ये इसका गोल भी है कि 2030 तक इसको 1 बिलियन टन तक 1 बिलियन टन तक इसको रिड्यूस करना है कार्बन एमिशंस को। एंड फोर्थ गोल इज दैट बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। तो कार्बन इंटेंसिटी को भी घटाना है लेस देन 45% तक, ठीक है। एंड लास्ट गोल इज कि बाय द ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। तो ये जो हमने खुद के गोल सेट किए पंचामृत में, ये वो है, ओके। और आईपीसीसी के अकॉर्डिंग हमको 2050 तक होना है। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC जो है टू रिड्यूस short-lived climate pollutants is a unique initiative of G20 group of countries। CCAC, इसमें आप कीवर्ड्स ऐसे ही है ना, मार्क करते जाया करो जब आपके पास पेपर भी आता है ना, तो इस तरीके से CCAC। फिर रिड्यूस क्या करने के लिए, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ये यूनिक इनिशिएटिव है किसका, G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज का। सेकंड स्टेटमेंट है CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन है A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D नाइदर 1 nor 2। आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ। आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर इज B 2 ओनली। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन जो है, ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए अब इसको लॉन्च किया था UNEP ने। प्लीज रिमेंबर दिस। ऑप्शन में आपको दिया था G20 का, तो G20 का नहीं, UNEP अलोंग विथ 6 कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज थी ये, बांग्लादेश, कनाडा, घना, मेक्सिको, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इसको लॉन्च किया था 2012 में। अब देखो 2012 का ये इनिशिएटिव था, लेकिन 2018 में पूछा, तो इसलिए जब आपको सर करंट पढ़ाते हैं ना, उसको ऐसे इग्नोर मत किया करो। कभी कभी पुराना करंट भी है ना, कई बार दे देता है UPSC, तो आपको पुराना भी रिवाइज करते रहना होता है। एंड सर इज वेरी गुड एट दिस थिंग, तो वो आपका रिविजन भी इंश्योर करते रहते हैं, है ना। और CCAC जो है, इट एम्स टू कैटलाइज रैपिड रिडक्शंस इन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। ये हमने देख लिया कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को ही रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव है। और इसका एम क्या है, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। अब शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स होते क्या है, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, बिकॉज यू नेवर नो UPSC सेम टॉपिक को घुमा के कब दे दे। ओके, आप में से कोई पूछ रहा था कि इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक रहते, देखो टॉपिक वही सारे होते हैं, वही कन्वेंशन। अब UNFCCC का कोई नया इनिशिएटिव था, वो उसने पूछ लिया, तो टॉपिक घूम फिर के वही होते हैं जो उसके सिलेबस में मेंशन्ड है। लेकिन क्या उसमें नया हो रहा है, आपको कब उसकी डेप्थ में जाना है, ये आपको थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी तरफ से कोई चीज ना छोड़ो, है ना। तो अब मैं आपको इससे जुड़ी ये बता देती हूँ, SLCPs क्या होते हैं। ये इनका रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ टाइम होता है एटमोस्फेयर में, यानी कि इट में रेंज फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ फ्यू डेकेड्स, है ना। और इसका वार्मिंग इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट पे। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट देखो सही था। तो ये जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ द ह्यूमन एनहांसमेंट ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो SLCPs क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो कि वार्मिंग इन्फ्लुएंस डालें और शॉर्ट टाइम पीरियड यानी फ्यू डेज से फ्यू डिकेड्स के बीच में रहे, और वो ह्यूमन मतलब मैनमेड एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट को एनहांस करें। सो दीज कम आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑल्सो। Next question is with reference to red sanders. Consider the following statements. So it is a tree species found in a part of South India. Second, it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. तो ऑप्शन है आपके, बताने कौन सा करेक्ट है। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2। Try attempting this question. ये क्वेश्चन जो था ये आपका पूछा गया था 2016 में। सो द रेड सैंडर्स उस टाइम भी न्यूज में था और अभी भी न्यूज में है, ओके। आंसर बता देती हूँ, आंसर इज 1 ओनली। सो इसका जो कॉमन नेम है रेड सैंडर्स का, वो है टेरोकार्पस सिंटेलिनस। और ये आप जो ये जिफ देख रहे हो, तो आपने
कई लोगों ने देखी भी होगी पुष्पा, सो दिस इज रिलेटेड टू दैट, द मूवी इज रिलेटेड टू दिस इशू ओनली। और इसका दूसरे नाम है रेड सैंडलवुड या फिर सॉन्डर्स वुड, ठीक है। और ये जो स्पीशीज है ये टेरोकार्पस का है एंड इट इज एंडेमिक टू द सदर्न ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज ऑफ साउथ, ठीक है स्टेटमेंट है। लेकिन द ट्रीज नॉट एरोमेटिक एंड ये ड्राइड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में पाया जाता है। तो सो दिस इज एज पर दी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो एवरग्रीन में नहीं होता है, ड्राई डेसिडुअस में होता है। और इसका जो वुड होता है वो एरोमेटिक नहीं होता है, उसका रिच रेड कलर होता है। तो ये देखो, ये आपको अभी की करंट न्यूज भी मिल जाएगी, रेड सैंडर्स की आती रहती है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अभी भी। आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है डीकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनोक्यूलम। सेकेंड स्टेटमेंट है अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डीकम्पोजिशन विच आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बायो टॉयलेट्स के रिलेशन में पहला स्टेटमेंट है कि जो डीकम्पोजिशन होता है वो फंगल इनोक्यूलम इनिशिएट होता है, और दूसरा है कि अमोनिया और वाटर वेपर ओनली एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं, सी द कीवर्ड इज ओनली इन दिस डीकम्पोजिशन, जो कि फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नन। जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। So this question was asked in 2015. आंसर बता देती हूँ मैं आपको इसका। आंसर इज डी, नन। तो बायो टॉयलेट जो हैं वो लेबोरेटरीज यानी कि टॉयलेट्स में ही फिटेड रहते हैं अंदर। और जो ह्यूमन वेस्ट होता है इट इज एक्चुअली एक्टेड अपॉन नॉट बाय फंगल बट बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जो कि फिर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नॉन करोसिव न्यूट्रल वाटर, ठीक है। किस किस में कन्वर्ट करता है? CO2, CH4 प्लस नॉन करोसिव न्यूट्रल वाटर, ये याद रखना, ओके। और ये जो इसका कंसेप्ट आया था ये 2006 में आया था, और ये जो डिजाइन है इसका वो उसको इवॉल्व किया गया था विद DRDE, दैट इज द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू इकोनॉमी। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अच्छा हम अभी इस वाले पार्ट में मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे मेनली विल डील विद द इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। सेकंड स्टेटमेंट है कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। थर्ड है टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, ठीक है। तो नेशनलाइज किया गया था अंडर इंदिरा गांधी, लॉटरी बेसिस पे एलोकेट किया जाता है और अभी तक इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 एंड 3, 3 ओनली और 1, 2 एंड 3। ये सवाल अभी पूछा गया था 2019 में। चलिए आपको इसका आंसर बता देते हैं। सो द आंसर इज ए, 1 ओनली। तो कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट आया था 1973 में। तो इसमें क्या हुआ था कि माइंस जितनी भी थी कोल माइंस दे वर टेकन ओवर बाय कोल इंडिया, और बाकी के जो CPSE सेंट्रल PSEs हैं उनके द्वारा ले लिया गया था, ठीक है। और अभी फिर 2015 में कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया था जिसने कमर्शियल कोल माइनिंग को ओपन अप कर दिया था और प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज दोनों अलाउड थी, और उससे फिर कोल इंडिया की मोनोपोली एंड हो गई थी। और अभी जो है कोल ब्लॉक्स को अलॉट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन, ठीक है। और अभी भी जो है मतलब शॉर्टेज वगैरह रहती है, तो वी कांट से इट इज सेल्फ सफिशिएंट। तो ये भी कुछ मैंने आपको न्यूज आर्टिकल्स दिए हैं, ये अभी रिसेंटली के ही हैं। सो आप देख सकते हो कि काफी सिवियर कोल शॉर्टेज इंडिया में रिसेंटली रही है, ओके। So, despite being the second largest coal producer in the world, India in 2021-22 जनवरी तक 173 मिलियन टन करीब कोल इंपोर्ट करा था इंडिया ने। तो ये कोल डायरेक्टरी का डेटा भी है कि इंडिया इज द, ये देखो 2020-21 का डेटा है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। और खासकर हम कोल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और USA, ठीक है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड USA से हम इंपोर्ट करते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट
लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और भी थोड़ा एक्स्ट्रा आपको डेटा जैसे मेंस वगैरह में लिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा है कि हमने कितना कोल 2020, 21, 19, 20 और 18, 19 में किया था। सो यू कैन राइट दिस डाउन फ्रॉम दिस स्लाइड। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल। अब देखो कोल इंडस्ट्री का देखा, आप ऑयल इंडस्ट्री का देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years। यानी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल, उसकी क्वांटिटी पिछले 5 साल में डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज्यादा रही है। सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स विच इज अ स्पेशल केस। और इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। इंडस्ट्रीज वाला जो पार्ट होता है ना, वो हम कई बार इस तरीके से स्किप कर देते हैं, और खासकर न्यूज वगैरह में भी आता है, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि ये इसका इंपोर्ट घट गया या ऐसा कुछ, तो स्किप कर देते हैं। सो दिस शोज की जो आपकी इंडस्ट्रीज है, खासकर कोर इंडस्ट्रीज, तो उनको आपको ये सब डेटा अपने पास में रखना है। इसका आंसर देखते हैं। ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। फाइन, इसका आंसर है ए, दैट इज 1 ओनली। तो इंडिया जो है अभी 60% इंपोर्ट करता है अपना जितना भी कंजम्पशन है एडिबल ऑयल्स का, और उसमें भी पाम ऑयल्स का जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 60% है, ठीक है। तो टोटल इंपोर्ट का 60% है पाम ऑयल। और ये अक्टूबर 2021 का कुछ न्यूज आइटम है कि जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी थी क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल पे, उसको 2.5% से घटा के नॉट यानी नील कर दिया गया है, या नेग्लिजिबल अब बिल्कुल हो गया है। और साथ में जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है ऑन एडिबल ग्रेड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ब्लीच डिओडराइज्ड पाम ऑयल, पामोलिन, ठीक है, एंड एनीथिंग अदर देन क्रूड पाम ऑयल, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 17.5% पे। इसका मतलब है कि कस्टम्स ड्यूटी अभी भी इम्पोज की जाती है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब देखो ये भी होता है कि है ना, कई बार मतलब इस तरीके से कोई जो काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल वगैरह है, उसका भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो QCI वाज सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो QCI का चेयरमैन होता है उसको PM अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्री जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देती है उसके बेसिस पे PM चेयरमैन को अपॉइंट करता है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो द ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। So this question was asked in 2017. आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो QCI जो है वो एक नेशनल बॉडी एक्रेडिटेशन की, और इसको EU का एक्सपर्ट मिशन था, उसके रिकमेंडेशन पे और एक कैबिनेट डिसीजन से इसको सेटअप किया गया था। एंड इसको एक PPP मॉडल के द्वारा सेटअप किया गया है एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये कीवर्ड्स है, और विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसको किया गया है सेटअप। और इंडियन इंडस्ट्री में इसको खासकर 3 इंडस्ट्री एसोसिएशंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 इज एसोचेम, CII एंड द 3rd इज FICCI। एसोचेम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। CII इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड FICCI इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब QCI जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे आप क्या समझते हो या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और डिप जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, इसको नोडल पॉइंट बनाया गया था जो भी क्वालिटी और QCI के मैटर्स हैं उनके लिए। और QCI का काम क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश टू क्रिएट अ मैकेनिज्म ताकि थर्ड पार्टी असेसमेंट किया जा सके प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस का, है ना। तो नाम ही क्लियर है, क्वालिटी का असेसमेंट करने के लिए। तो ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए इसको सेटअप किया गया था, इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, next question is with reference to the pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the food safety and standards पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस 2011। तो इन रेगुलेशंस के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरर है उसको इनमें से कौन सी चीजें मेंशन करना जरूरी है ऑन द प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया। तो आपके कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए हैं चीजें देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स, ये इंक्लूडिंग वाली ये सारी चीजें ना पहले ही मार्क कर लिया करो, फिर इन्हीं की वजह से नहीं तो आंसर गलत होता है। सेकेंड इज न्यूट्रिशन
इन्फॉर्मेशन, थर्ड इज रिकमेंडेशंस, अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशन द्वारा बताई गई है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एंड फोर्थ इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो इसका आपको सही आंसर बताना है यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपके ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4 और 1 एंड 4 ओनली। तो जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हो जो आपको पहले ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं तो क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन जब नीचे कोड देखते हो तो आपको समझ में आता है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और कई लोगों ने इसमें आई रिमेम्बर कि ये भी मतलब सही काम किया था, दैट फ्यू पीपल वर कैरिंग सम चॉकलेट और समथिंग, तो उसके रैपर में दे गॉट टू नो कि कौन कौन सी चीजें मेंशन है। तो वो एक लक भी है और थोड़ा मतलब वही है, थोड़ा दिमाग भी चला लिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में। आंसर बता देती हूँ मैं आपको इसका, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में अगर नहीं पता है तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस भी मत चलाना कि एलर्जी तो हो गई तो इसमें एलर्जी का मतलब नहीं है कि अगर है तो क्या क्या चीजें वैसे होती हैं, तो आप ये रेगुलेशंस है ना देख भी सकते हो। और क्या चीजें मैंडेटरी है मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ फूड होना ही चाहिए, है ना। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए कि मतलब एडिबल ऑयल, एनिमल फैट, स्टार्च, ये सब आप देखते हो ना। तो इन्होंने प्रॉपर क्लासेस बनाई है, उन क्लासेस के मुताबिक आपको मतलब बताना होता है कि कौन कौन सी चीज इस प्रोडक्ट में है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है कि क्या प्रोटीन्स, कार्ब्स, एनर्जी वगैरह आपने देखा होगा कि मेंशन रहती है। फिर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेज और नॉन वेज, और डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिटिव्स, ये भी जरूरी होता है। तो आपने देखा होगा एसिडिटी रेगुलेटर वगैरह ये सारी चीजें मेंशन होती है। मैन्युफैक्चरर का नाम और उसकी कंप्लीट एड्रेस, नेट क्वांटिटी और उसके अलावा बैच आइडेंटिफिकेशन या कोड, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकिंग, बेस्ट बिफोर डेट, यूज बाय डेट, और कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इम्पोर्टेड फूड और इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, ये सारी चीजें इसमें रहती है। और कंट्री फॉर ऑफ ओरिजिन फॉर इम्पोर्टेंट फूड, ये भी अभी मैंडेटरी कर दिया गया था। खासकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये हो गया था कि जो भी मतलब इस तरीके के पैकेज आइटम्स, प्रोडक्ट्स वगैरह भेजते हैं तो उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन की वो कहाँ से आ रहा है वो मेंशन करना अपनी पोर्टल पे भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। एंड इनफैक्ट वो फूड अगर कहीं से प्रोसेस होके भी आ रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट ओरिजिन नहीं, अगर उसकी प्रोसेसिंग भी वहां से होकर आ रही है तो उसका आपको वो भी चीज मेंशन करना जरूरी है कि वो किस कंट्री से होके आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सबसे इजी क्वेश्चन शायद यही रहा होगा अगर आप न्यूज वगैरह प्रॉपर सर की फॉलो करते हो तो ऑप्शंस हैं आपके ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सी लेबर ब्यूरो, और डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसका सही ही जवाब देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। आंसर बता देती हूँ, उसका आंसर है सी, दैट इज लेबर ब्यूरो। सो दैट इज इट फ्रॉम द वीडियो ऑफ टुडे। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, अच्छा तो लगा ही होगा, और शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।